हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग कराने वाला हूँ। ये वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है साइंस अड्डा में। आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे, आप उस वीडियोस पे आपका कैसा रिएक्शन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी ये भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहूं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। जो चैप्टर है हमारा वो बेसिकली मैटर्स के बारे में डील करता है कि हमारे आसपास में जो मैटर होता है वो किस किस स्टेट में होता है या फिर मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। इन सारी चीजों से जो हमारा चैप्टर है ये डील करता है। जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका तो हमारे इंट्रोडक्शन से हमें यह जानने को मिलता है कि जो इंसान है वो पहले के समय से ही जितनी भी चीजें अपने आसपास की उनके बारे में जानता है, उनके बारे में पढ़ता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें यह बताया गया, अगर आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें, कि सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सो 1 सेकेंड, ठीक है। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. 5 basic elements. क्या होता है? पहले के समय में जो ह्यूमन बीइंग्स था, आपको पता है कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जानने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की। और आज के टाइम पे जो हम इतना डेवलप हैं, वो हम अपने आसपास के सराउंडिंग को और अपनी साइंस को आगे उसको समझ के ही हम आज इतना डेवलप हो सके हैं। तो जो पहले के जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने जो हमारा मैटर था उसको क्लासिफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में, जिसको उन्होंने कहा पंचतत्व। पंचतत्व के जैसे आपने जो हमारे इंडियन वैदिक कल्चर है उसमें भी इसका नाम सुना होगा। तो पंचतत्व में हमारा क्या क्या आता है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर यानी कि हवा, धरती, आग, हमारा जो आसमान है, बादल आसमान और पानी। तो ये हमारे जो पांचों मिलके हमारे पंच तत्व मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ऐसा हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने कहा। अकॉर्डिंग टू देम, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो कोई भी इस दुनिया में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है वो सिर्फ इन 5 चीजों से मिलकर ही बनी है। वो 5 चीजें क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। एशियन ग्रीक फिलोसोफर, जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, ये तो हो गई इंडियन फिलोसोफर्स की बात। जो पहले के समय में एशियन ग्रीक फिलोसोफर्स थे, हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उन्होंने भी कुछ ऐसी ही क्लासिफिकेशन दी मैटर की। नाउ मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब अभी के समय की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने मैटर को जो मैटर की क्लासिफिकेशन का टाइप है वो इसे बनाया है कि मैटर को उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर को हम कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, केमिकल नेचर के बेस पे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है कि हमें बाहर से चीज उसकी अपीयरेंस कैसी है। जैसे मेरी बॉडी है, मैं एक ह्यूमन के जैसा दिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई एक डॉग है तो वो बाहर से कैसा दिख रहा है? डॉग है, वो काला दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, चितकबरा डॉग है, ठीक है। तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसका पैर कितना लंबा है, उसके हाथ कितने लंबे हैं, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज होता है केमिकल नेचर। किसी भी चीज का केमिकल नेचर मुझे बताना है, जैसे अगर मेरे को अपना केमिकल नेचर बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर रिएक्शंस कैसी होती है। या फिर मुझे किसी और चीज का केमिकल नेचर बताना है तो उसके अंदर की इंटरनल मुझे स्ट्रक्चर दिखना पड़ेगा कि उसके अंदर कैसी रिएक्शंस हो रही है, क्या क्या केमिकल उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो आज के मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे मैटर को 2 चीजों में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज 2 तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपना आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए, अब हम चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है कि आपने मैटर के बारे में सारी बातें बता दी। जैसे आपने मैटर की डेफिनेशन भी पहले पढ़ी होगी। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। मैटर कोई भी वो चीज है जो कोई जगह घेरती है और उसके पास थोड़ा कोई मास होता है, यानी कि थोड़ा बहुत वजन उसके अंदर होता है। वो चीज हमारी क्या होती है? मैटर होती है। अब हमने मैटर के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, पुरानी बातें भी देख ली कि मैटर के बारे में किस किस फिलोसोफर ने क्या क्या कहा। मगर अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर मैं एक इंसान हूं तो मैं एक अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर अच्छा लिखता हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टीज है। बट जो मैटर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, या कि मैटर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। एवरी मैटर दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। देखिए ध्यान से, हमारे आसपास
जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी हमारे पास जो मैटर होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, सबसे पहली बात तो वो मैटर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, जो ये मैटर है वो खुद में भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत ही इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल के अंदर पानी है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे वाटर बॉटल है, जैसे एक वाटर बॉटल है, तो इस वाटर बॉटल के अंदर पानी है। अब ये पानी है, ये एक मैटर है, ऑब्वियस सी बात है, इतना आपको बेसिक पता होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस ये होता है। इस वीडियो में डिटेल में भी पढ़ेंगे, मगर ये हमारा पानी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इस पानी में जो ये पानी है, ये मैटर का फॉर्म है, और ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ये मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी की हुई है, जो कि आपकी बुक में भी कराया हुआ है। एक्टिविटी आपको दे रखी है, ध्यान से देखना, ये है आपकी एक्टिविटी। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। इस एक्सपेरिमेंट में, इस पिक्चर के थ्रू आपको ये दिखाया गया है कि जो वाटर का पार्टिकल्स है, जैसे मैंने अभी आपको बोतल में दिखाया, ठीक है, तो ये वाटर के जो पार्टिकल्स है इनको मैग्नीफाइड किया है मिलियंस ऑफ टाइम, यानी कि आपको असल में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो असल में दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो पहला हो गया कि इन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैग्नीफाई करके दिखाया। सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या किया कि हमारा जो सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्ट है, स्पून में लेके उसको इन्होंने किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया। जब इन्होंने डाला और उसको मिक्स आउट किया, तो थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा सॉल्ट है वो, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और आपको जूम करके बताऊं, मान लीजिए ये एक मेरा बीकर है, ठीक है, ये हमारा एक थोड़ा बीकर अच्छा सा बना लेते हैं। ये हमारा एक बीकर है, इसके अंदर ऐसे 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 पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर मैं सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो मैं रेड कलर से बना लेता हूँ। जो रेड कलर से है मैं सॉल्ट के पार्टिकल्स बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थर्ड स्टेज दिखा रहा हूँ, ये वाली जो थर्ड स्टेज है उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके कुछ इस तरीके से बैठ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने दिखाया गया है, और आपकी बुक में जो डायग्राम है इसने भी यही बताया है कि जो हमारे सॉल्ट्स के पार्टिकल्स हैं, अगर मेरे पास दो पानी के पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए ये एक पानी का पार्टिकल्स है, ये एक पानी का पार्टिकल्स है, ये है और ये है, तो असल में क्या हो रहा है, अगर मैं इसको और जूम करके दिखाऊं आपको, तो असल में जो सॉल्ट है वो सॉल्ट के पार्टिकल्स इसके बीच में कुछ इस तरीके से जाके बैठ जा रहे हैं। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे अपनी असली कहानी पता चल रही है कि इस बीकर के अंदर क्या हो रहा है, इस बीकर के अंदर आखिर हो क्या रहा है, हम क्यों कह रहे हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में इस बीकर के अंदर ये हो रहा है कि जो ये हमारे ब्लू डॉट वाले हैं, ये हमारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ये हमारे ये वाले कलर के हैं, ये हमारे सॉल्ट है। क्या ये हमारा सॉल्ट है? इसको अगर मैं कलर की मदद से आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हमारे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, और जो ये नीचे वाले हैं हमारे, ये है हमारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा मैटर है, जैसे हमने पानी लिया था, इसको हमें मैग्नीफाई करके देखा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना था। तो इससे हम एक कॉमन वो अपना क्राइटेरिया मान सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आशा करता हूँ आपको ये पेज समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जितने भी हमारे पार्टिकल्स अभी हमने देखे कि सॉल्ट आके पानी के पार्टिकल्स के बीच में बैठ गया, तो ये कितने स्मॉल हो सकते हैं। जैसे कि सर आपने बोला अभी कि पीछे हमें मैग्नीफाई करके दिखाया गया था, तो ये कितने स्मॉल हो सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी साइंस की बुक में है। देखिए, इस एक्टिविटी को समझाता हूँ मैं पहले कि एक्टिविटी आखिर क्या कहती है, और इस एक्टिविटी के एंड में आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को आपको दिखाऊं, ये हमारा फिगर 1.2 है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का है, ठीक है। इस फिगर में हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया गया है, 100 ml का एक बीकर लिया गया है। इस 100 ml के बीकर में हमारा पानी है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हम कहते हैं K2MnO4। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने पहले बीकर में 100 ml एकदम साफ पानी लिया, उसमें क्या किया, इन्होंने 2-3 क्रिस्टल डाले इसके पोटेशियम परमैंगनेट के। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, हल्का पिंक कलर देता है पानी में जाके, ठीक है। तो इन्होंने बहुत छोटे छोटे 2 क्रिस्टल डाले किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। जब इन्होंने इन क्रिस्टल को पानी के अंदर डाला तो इन्होंने देखा कि जो पानी का कलर था वो एकदम डीप पिंक हो गया। कैसा हो गया, डीप पिंक हो गया। बट स्टिल भी वो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था वो अभी भी इस 100 ml पानी में पूरी तरीके से नहीं घुल पाया था। जो ये एक्सपेरिमेंट था, हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। बट स्टिल जो 100 ml पानी हमने लिया था, इसमें पूरी तरीके से वो क्रिस्टल नहीं घुल पाए।
यानी कि हमें और नीड थी पानी की। तो हमने क्या किया, इसमें से 10 ml कुछ पानी निकाला, ठीक है, और उसको फिर एक प्योर वाले बर्तन में डाला। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, अपने इस प्योर बर्तन में डाला, ठीक है, जिसके अंदर मेरा पानी था 100 ml, 100 ml पानी था, और जो कि एकदम ही हमारा हमारा जो पानी था वो एकदम प्योर था, ठीक है। और हमने क्या किया, इसमें से 10 ml लेके इसको इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने इसको 10 ml पुराने वाले बीकर से लेके इस वाले बीकर से लेके जो इसमें पूरी तरीके से नहीं घुल पाया, हमें पानी की और जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया, 10 ml लेके दोबारा 100 ml में घोल दिया। तो मैंने ये देखा कि जो हमारा जो थर्ड बीकर था उसमें भी क्या हुआ, ये सिर्फ 10 ml इसमें डालने से इसने पूरे 100 ml को रंग दिया। यानी कि इसने क्या किया, पूरे 100 ml को पिंक 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 पूरा पिंक बना दिया, जैसे कि पहले वाले बीकर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि ये जो मेरा 10 ml पानी था, इसने पूरे 100 ml के बीकर को पुराने वाले बीकर की तरह एकदम पूरी तरीके से रंग दिया, यानी कि पूरी तरीके से इसमें भी भर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये एक्टिविटी फर्दर रिपीट की, फिर ये 10 ml डाला किसमें, अगले 100 ml में, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते 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 मैंने कम से कम अपने 9 से 10 बीकर ले लिए। कितने ले लिए, 9 से 10 बीकर ले लिए, जो कि हमारे 100 ml के थे, ठीक है। यानी कि कुल मिला के मैंने 1 लीटर पानी में इसको करा। तब जाके ये एकदम एंड में, यानी कि एकदम जो मेरा लास्ट वाला बीकर था, जो मेरा एकदम 10th वाला बीकर था, मान लीजिए नंबर ऑफ ये हमारा 10वां बीकर है, तो इस बीकर में जाके जो ये हमारा कलर था ये थोड़ा हल्का होने लगा, यानी कि ये पिंक से थोड़ा हल्का होने लगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 10 ml ले रहा हूँ, हर बार मैं सिर्फ 10 ml ले रहा हूँ और इतने सारे पानी में डाल रहा हूँ। देखो 10 ml के सामने 100 ml कितना ज्यादा है, तो हर बार मैं सिर्फ एक छोटे से अमाउंट को 10 ml को इस 100 ml में मिलाता जा रहा हूँ, जो एकदम फ्रेश पानी है, ठीक है। उस फ्रेश पानी में मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, ठीक है। तो इस बार ये क्या है, ऐसा करते करते कम से कम 10 बीकर तक मिलता गया, ठीक है। तो ऐसे मिलने की इसकी वजह से मुझे ये पता चला कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये 2 छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, बहुत ही छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, ये अगर मैं 1 लीटर या 1 लीटर से ज्यादा पानी में डालूंगा ये, तब जाके ये पूरी तरीके से घुलेंगे। और ये कितने छोटे क्रिस्टल है, इतने छोटे होते हैं, जैसे आपने कंचे खेले होंगे, कंचे छोटे में हम खेलते थे, उतने छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। और ये कम से कम 1 लीटर से भी ज्यादा पानी चाहिए पूरी तरीके से घुलने के लिए, तब जाके इनका रंग होगा जो हल्का होना शुरू होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इन छोटे छोटे जो कंचे टाइप स्ट्रक्चर्स में जो छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते होंगे जो पानी के इतने सारे पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं। यानी कि कितने सारे पार्टिकल्स अपने अंदर कैरी करता होगा, जिसको इतना सारा पानी चाहिए घुलने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जवाब आता है निकल के, वो ये आता है कि जो हमारे मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसीलिए हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। भाई एक बार उन्होंने फ्रेश पानी लिया और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। ऐसा वो कब तक करते गए, 10 बीकर तक करते गए, और 1 लीटर से ज्यादा पानी के साथ करते गए। तो सिर्फ 2 क्रिस्टल को घुलने के लिए 1 लीटर से ज्यादा पानी लग गया। तो आप समझ जाइए कि उन छोटे छोटे क्रिस्टल के अंदर भी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं कि इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं हम अगले पेज पे। अब देखिए, हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जैसे कोई भी मैटर है वो किस तरीके की अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि अगर अगर नया सेलफोन खरीद के लाता हूँ या कोई स्मार्टफोन खरीद के लाता हूँ, तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे एक्चुअली में। तो वो सब चीजें बताने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, कि इसका कैमरा कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसका रैम कैसा है, ठीक है। वो सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे हम जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है। अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए ये बीकर है, जैसा कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही बताया था। मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं। एक्चुअली में ये है मैग्नीफाइड व्यू है हमारा। मैग्नीफाइड व्यू का मतलब यहाँ पे बहुत ही मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, बहुत ही बड़ा बड़ा करके दिखाया है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में कैसा होता है, एक्चुअली में तो वाटर बॉटल ऐसी है ना, एक्चुअली में तो हमारा ऐसा नहीं है, हमें पार्टिकल दिख रहे हैं, छोटे छोटे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड व्यू है, ये हमें पूरा और जूम करके इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो इस मैग्नीफाइड व्यू में हम क्या देखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होती है, इसके बीच में स्पेस होता है। यानी कि
ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जो हमें नहीं दिख पाता है। ठीक है, ये देखिए ये छोटे छोटे स्पेस है। अगर मैं आपको बताऊं और जूम करके, तो मान लीजिए एक पार्टिकल्स ये है, एक पार्टिकल्स ये है, तो इनके बीच में एक फाइनाइट स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है? एक फाइनाइट स्पेस होता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में स्पेस है? तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप घर में भी कर सकते हो। जैसे कि आप पानी है, पानी में आप क्या करो, आप नमक को घोल दो या चीनी को घोल दो, तो होता क्या है? वो पूरी तरीके से घुल जाता है। तो भाई घुल के वो जा कहाँ रहा है? यहाँ पे तो पहले ही इसके पार्टिकल्स मौजूद है ना पानी के, तो वो आखिर जा कहाँ है? तो भाई जो इसके बीच में स्पेस है ना, इन दोनों के बीच में स्पेस है, वो जो हमारा नमक का पार्टिकल है, वो नमक का पार्टिकल हमारे इस स्पेस के बीच में आके बैठ जाता है। और नमक घोलेंगे तो और पार्टिकल्स आके बैठ जाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि हम पानी के बीच के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो उसमें कोई भी चीज घुल जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी कि यहाँ से वहां से यहाँ। अच्छा, अब ये वाली चीज हमको कैसे पता चलेगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करने से? इसका क्या आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल है? तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे आसपास जो हमारा सराउंडिंग होता है उसमें, जैसे आप मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हमारे पास पानी है। हम क्या करते हैं, उसमें 2 या 3 ड्रॉप हम इंक की डालते हैं, तो सिर्फ वो 2-3 ड्रॉप, अगर आप 500 ml पानी भी लेंगे तो उसमें पूरी तरीके से घुल जाती है। या फिर इंक ले लो या फिर कोई और कलर ले लो, उसके सिर्फ 2-3 ड्रॉप अगर आप उसमें डालोगे तो वो पूरी तरीके से उस पानी में इवनली मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक बीकर है, ये पूरा अगर एक बीकर है, तो इस पूरे बीकर में वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। ठीक है, इधर उधर वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता लग जाता है। तो इंक वाला एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया। इंक वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, इसलिए वो पानी में भी कितना भी आप पानी ले लें, अगर आप उसमें 2-3 बूंद इंक डाल देंगे ना, तो पूरी तरीके से इवनली मिक्स हो जाएगी उसमें। ठीक है, दूसरा अगर आपने देखा होगा कि इंसेंस स्टिक इन होम्स, जो हमारे घर में धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, अगर आप उसको जलाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके घर में 3 या 4 रूम है, अगर आप किसी एक रूम में भी जला देंगे तो वो पूरे घर में फैल जाती है। तो पूरे घर में क्यों फैल जाती है? क्योंकि वो मैटर है, और मैटर के जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो आपका अगर वो किसी एक रूम में भी जल रही होगी तो पूरे पूरे घर में उसकी एक स्मेल फैल जाएगी, वो उस एक रूम से पूरे घर में हमारे फैल जाएगी। यानी कि जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते करते हर एक जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का भी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था ऊपर, जैसे कैसे पोटेशियम परमैंगनेट हमारा 1 लीटर से ज्यादा पानी में घुल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये मेरे को कैसे पता चल रहा है? जैसे यहाँ पे आपको एक ह्यूमन चेन का एग्जांपल दिया है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कुछ इस तरीके से आपस में इकट्ठे रहते हैं, यानी कि अपने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, इसको करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अच्छा, इसका क्या रियल लाइफ एग्जांपल है? जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? पानी है। तो जब मैं इसमें इंक की मान लो 2-3 ड्रॉप डाली मैंने, यहाँ से क्या करा मैंने? इंक डाला। क्या डाला मैंने? यहाँ पे इंक डाल दिया। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से इंक, मान लीजिए मैंने इसमें कुछ इस तरीके का कलर डाल दिया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? पूरी इवनली पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो क्या ये मिल पाता? नहीं मिल पाता। ये लोग आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसका रियल लाइफ एग्जांपल ही यही है कि ये इवनली मिक्स हो पा रहे हैं। देखिए, आप अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें कि जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो पहले आपका बहुत अच्छा दोस्त था, अब आपकी उससे आपकी लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, तो क्या आप जब क्लास में जाओगे तो उसके साथ बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे। ठीक है, क्या आप उसके पास बार बार उसके साथ कहीं जाओगे, क्लास के बाहर जाओगे, या रेसेस में उसके साथ जाओगे, लंच में जाओगे उसके साथ लंच करोगे? नहीं करोगे। बट अगर दूसरी तरफ आपका उससे भी ज्यादा कोई अच्छा दोस्त है और उससे भी ज्यादा आपसे गहरी दोस्ती है, तो उसके प्रति आप जाके अट्रैक्ट हो जाओगे, उसके पास जाके बैठोगे, बातें करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसको इंक को घुलना है तो ये पूरी तरीके से इसमें जाके इवनली मिक्स हो जाएगा। तो इसी से आपको पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, अगर उसको घुलना है तो उसको पूरी तरीके से उसके पास जाना पड़ेगा, अपने अट्रैक्शन बनाना पड़ेगा, तभी वो इवनली उससे मिल पाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस। ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम इवनली 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। जिसको ये वीडियो चाहिए अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कौन कौन सी चीज इसमें मैटर है? जो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल रखा है कि मैटर है। सबसे पहला चेयर।
ऑब्वियसली बात है, जैसे चेयर है, ऐसे मैं जिस भी चेयर पे बैठा हूँ, आप बेंचेस पे बैठते हैं स्कूल में जाके, तो वो क्या होता है, मैटर होता है, क्योंकि वो पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। एयर, एयर ऑब्वियसली बात है गैसियस फॉर्म है, ये हमारा क्या है, मैटर है। अब इसमें आ रहा है लव, तो लव कोई मैटर थोड़ी है। जैसे आप लव को देख सकते हो भाई, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैं कितना प्यार करता हूँ, या मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो बच्चे मेरे को वीडियोस जो मेरी देखते हैं, मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, क्या मैं उनको बता सकता हूँ? नहीं बता सकता, ठीक है। बट मैं उनको ऐसे बोल सकता हूँ, बेटा मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूंगा। तो जो लव है वो एक्चुअली में हमारा मैटर नहीं होता है, यानी कि उसको मैं फिजिकली टच नहीं कर सकता हूँ, उसको मैं स्मेल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, उससे सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, तो लव हमारा मैटर नहीं होगा। स्मेल, स्मेल क्या हमारी मैटर होगी? स्मेल का मतलब मैं सूंघ सकता हूँ किसी चीज को, तो सूंघना ये तो एक प्रॉपर्टी होगी ना, हमारी हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या होगा, हमारा हमारा मैटर में नहीं आएगा। जैसे हेट, तो लव का उल्टा हेट होता है, ठीक है, नफरत करना, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, ये भी मैटर का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आमंड्स है, आमंड्स का मतलब कि जो बादाम होते हैं, हम लोग बादाम खाते हैं ना दिमाग को तेज करने के लिए, तो जो बादाम होते हैं क्या वो मैटर का एग्जाम्पल है? ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि बादाम क्या होता है भाई, हम लोग देखते हैं ना, हमारे पास है बादाम, हम हाथों में लेकर खाते भी हैं, फिजिकली भी उसको फील कर सकते हैं। थॉट है, थॉट का मतलब हम कुछ सोचते हैं, तो क्या हम उसको, जैसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे साइंस में अच्छे मार्क्स लाने, मैथ्स में अच्छे लाने हैं, तो क्या मैं उस थॉट को जाके अपने माइंड में छू सकता हूँ? नहीं छू सकता। तो थॉट है हमारा, वो एक मैटर नहीं है। कोल्ड है, ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो क्या मैं उसको छू सकता हूँ कि मुझे ठंड कहाँ लग रही है? नहीं लग रही, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मैटर नहीं है, ठीक है। लेमन है, लेमन वाटर है, लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी, ऑब्वियस सी बात है मैं नींबू पानी को छू सकता हूँ, कॉमन सेंस है। नींबू पानी अगर घर में बनेगा या बाहर में पीऊंगा तो उसको मैं छू सकता हूँ, तो ये क्या है, हमारा मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम को मैं सूंघ सकता हूँ, जो हमारी स्मेल ऑफ परफ्यूम है, देखिए यहाँ पे दो चीज हो जाती है। स्मेल ऑफ परफ्यूम अगर मैं अपने विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूँ कि मैं उसको स्मेल कर रहा हूँ, तो ये मैटर का फॉर्म नहीं है। बट जब परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं और वो हवा में हर एक डायरेक्शन में फैलता है, तो वो क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में मैटर की तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने कोई ऐसी वीडियो देखी हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे परफ्यूम कैन बना दूं आपके लिए, बढ़िया सी, आपको किसी पार्टी में जाना और यहाँ पे एक परफ्यूम कैन है, परफ्यूम कैन अगर हम बना दें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो पूरे एनवायरमेंट में फैल जाएंगे। तो ये वाली चीज है, ये हमारी मैटर है। बट जो परफ्यूम की स्मेल मैं ले पा रहा हूँ, मेरे विद रिस्पेक्ट टू मैटर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका भी कंफ्यूजन इसमें दूर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक परफ्यूम है, बहुत काफी ब्रांडेड परफ्यूम है, बहुत महंगा आता है और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, हमें जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है उसके हमें रीजन देने हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अब ये वाली लाइन हमको पढ़नी पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, जो हमारा एक ड्राइवर होता है, वो जब हम तैरते हैं तो वो पानी को ऐसे काट सकता है। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन सोर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सेकंड वाले में हमें करना है, रीजन देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे। मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मा खाना पका रही है, तो आपको वो जो स्मेल आती है, अगर वो किचन आपका मान लीजिए 5 मीटर दूर है, तो वहां से आपको स्मेल आसानी से आ जाती है, ठीक है। गरम गरम फूड जो पक रहा होता है। इंस्टेंट क्या होता है, जो आपका ठंडा खाना रखा हुआ होता है, क्या कभी आपको उसमें से स्मेल आती है? अगर आप 5 या 10 मीटर दूर बैठे हो, नहीं आती। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्मेल गर्म फूड से ही क्यों आती है, ठंडे से क्यों नहीं आती? गर्म फूड से हमारे पास इसलिए स्मेल आती है क्योंकि गर्म फूड के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। वो एक एनर्जी के साथ क्या करता है, ट्रेवल करता है, उसके पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली मूव करते रहते हैं। मान लीजिए कि स्मेल बनी, अगर वो फूड गर्म है तो उसकी जो वेपर होंगे वो भी गर्म होंगे, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे। जब वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो पूरे एनवायरमेंट में फैल जाएंगे। पूरे एनवायरमेंट में फैल जाएंगे तो हम कितनी भी दूर बैठे हो, 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, वो हम तक पहुंच जाएंगे। बट जो कोल्ड फूड होता है उसके पास तो पहले कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो ठंडा पड़ा हुआ है, उसके पार्टिकल्स क्या है, फ्रोजन है, ठीक है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, ठीक है, तो उसके पास एनर्जी नहीं है, तो वो हमारे पास तक नहीं आ पाता है। तो ये इसका रीजन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द, जो हमारा एक तैराकी होता है, जो तैरने वाला बंदा होता है, जो स्विमर होता है, वो स्विमिंग पूल को कट क्यों कर पाता है? इसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, क्या प्रॉपर्टीज आपको शो होती है? तो ये डाइवर होता है, वो जो हमारा स्विमिंग पूल है उसको काट पाता है, इसलिए काट पाता है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, स्पेस है। भाई अगर मान लीजिए लिक्विड के या वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, मैंने आपको ऊपर वाली एक्टिविटी में बताया, अगर वो स्पेस नहीं होता तो क्या हम पानी में तैर पाते? भाई हम पानी में हाथ मार के पैर मार के तैर पाते हैं, क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि उसके बीच में स्पेस है जहाँ पे अपना हाथ और पैर हम चला सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी पता चलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। इस क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन है जो आपको मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं
अगली स्लाइड पे आइए। देखिए अब हम पढ़ने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है हमारा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली जो मैटर होता है वो इन 3 स्टेट्स में क्लासिफाई होता है आपके लेवल पे। ये आपको 3 स्टेट पढ़ाई जाती है, जिसमें हमारा सबसे पहला है सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड और उसके बाद है गैसियस। ठीक है, सॉलिड जो हमारी स्टेज होती है, इसमें जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना अभी, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पहले दिखाए थे, तो ये जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, जैसे 1 2 एकदम बहुत ही ज्यादा स्पेस भी होगा तो बहुत कम स्पेस होगा, बहुत ही कम। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस तरीके से ये क्या होते हैं, पूरी तरीके से ऐसे पैक होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है जो हमारे लिक्विड होते हैं, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें क्या है, एक पार्टिकल यहाँ है तो थोड़ी दूर पे दूसरा पार्टिकल है, फिर हल्की थोड़ी दूर पे दूसरा पार्टिकल है, फिर थोड़ी दूर पे है, ऐसे करके 100 हमारे सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है किसके पास, लिक्विड के पास। बट जो हमारी गैसियस होती है, उस गैस के पास, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत स्पेस होता है। एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है। ठीक है, तो एक दिल्ली है तो एक लंदन है, कुछ ऐसी बात होगी इसके लिए। ठीक है, तो बहुत दूर दूर इनका स्पेस होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनके बीच में स्पेसेस होते हैं। तो लिक्विड से ज्यादा स्पेस किसके पास होता है, गैस के पास होता है। तो हम अगर स्पेस के टर्म में बात करें, स्पेस सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस के पास, उसके बाद लिक्विड के पास, और उसके बाद हमारा होता है सॉलिड के पास। यानी कि सॉलिड के पास में हमारा एकदम नेग्लिजिबल स्पेस होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब सॉलिड स्टेट के बारे में, हम सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट आखिर होता क्या है? सॉलिड स्टेट is a state of matter in which particles are tightly packed tightly. The constituents can be atoms or solid. जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें जो एटम के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बहुत एक बस में जा रहे हो और एक बहुत भरी हुई बस है, उसमें बिल्कुल पैर रखने तक की जगह नहीं है एक्स्ट्रा इंसान की, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का भी अंदर से। ठीक है, तो क्या होता है, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल भी एकदम निल अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, अब क्या होता है, सॉलिड है डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होता है उसका एक डेफिनिट मास होता है, एक पर्टिकुलर मास होगा, जैसे 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है। एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, मान लीजिए ये रिमोट की शेप होती है या फिर ये पेन की शेप होती है। सॉलिड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और एक वॉल्यूम को कंटेन करता है वो, एक उसके पास डेफिनेट शेप होती है, और एक मास होता है, कुछ वजन होता है, जैसे ये पेन का कुछ वजन है। ठीक है, इसका कुछ वजन है, फोन का कुछ वजन है, तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है। उसके बाद क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल आर शॉर्ट। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या होता है सर, भाई एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तीसरा मॉलिक्यूल ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। अब ध्यान से देखो तो इंटरमोलिकुलर यानी कि इन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना कम है ना, तो यही होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, या फिर 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। देखो एक पार्टिकल यहाँ और दूसरा जस्ट बगल में, कितना छोटा है ना डिस्टेंस। ठीक है, एज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रांग, तो ये सी बात है, इस समय क्या पता चल रहा है, दोनों पास पास है, तो क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। ठीक है भाई, जैसे अगर आप अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपका कोई कजन है, ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो जैसे आपको फोटोशूट कराना, तो आप बोलोगे ना आ भाई आजा, तो आप एकदम बगल में उसको बुला लेते हो, तो आपके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। आप उसको ज्यादा प्यार करते हो तो आपके बीच में जो स्पेस रहेगा वो काफी कम रहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, एज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, तो ये भी होता है। आप ग्रेविटेशन चैप्टर की जब मैं वीडियो डालूंगा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो फोर्सेज होती हैं, जो पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स की जो फोर्सेज होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं जो हमारा डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। यानी कि अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना हमारी फोर्स कम होगी, यानी कि अगर ये सॉलिड में बहुत कम है तो हमारी फोर्स बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में समझाऊंगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। और आगे चलते हैं, और सॉलिड्स के बारे में क्या है, द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड एट फिक्स्ड पोजीशन। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है और उसके पास यहाँ पे मान लीजिए ये इसके एटम है, ठीक है, ये इसके एटम और मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, ये बहुत ही कम अपनी पोजीशन के थ्रू वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एकदम फिक्स पोजीशन में बैठे होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये सीख ली, जैसे कोई बच्चा होता है कि वो फर्स्ट बेंच है तो वो वहीं बैठेगा, ठीक है, चाहे कोई हो जाए, मैडम से लड़ लेगा, प्रिंसिपल से लड़ लेगा, सर में नहीं बैठना है। तो इसी तरीके से जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर, उनकी फिक्स पोजीशन होती है। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मान लीजिए ये कोई एक मॉलिक्यूल है, तो ये अपनी इसी फिक्स पोजीशन पर आएगा और यहीं से ऑसिलेट करेगा, यानी कि इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये यहीं पर बैठा रहेगा और ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। ठीक है, तो अपनी मेन पोजीशन, उसी पोजीशन के अबाउट हिलते रहते हैं।
सॉलिड चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, अगर आप सॉलिड पर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्रिस्टलाइन और अमorphous पे क्लासिफाइड होता है। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम आर अरेंज इन रेगुलर ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आइस, जैसे कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल आपने देखा होगा, क्रिस्टल में क्या होता है, जो सारी एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो एक रेगुलर होती है, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक हर एक के नीचे हर एक एटम होता है, ठीक है। तो ऐसी रेगुलर अरेंजमेंट देखी जाती है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और अमorphous आप डिटेल लेक्चर में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, ठीक है। उसके बाद द सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर नॉट प्रेजेंट रेगुलर ऑर्डर और रैंडमली ऑर्डर आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन और अमorphous, जिसमें रैंडम ऑर्डर में होते हैं जो हमारे पार्टिकल्स और एटम होते हैं, वो रैंडम अगर ऑर्डर में है तो कहते होते हैं अमorphous होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल होता है ग्लास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे देखो तो सॉलिड है, उसके लिए आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं पिक्चर लेके आया हूँ। देखो एकदम ये टाइटली पैक्ड है, बहुत ही कम स्पेस है इनके बीच में, देख रहे हो, बहुत एकदम मिल स्पेस है, एकदम बहुत मिल स्पेस है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, सॉलिड्स के पार्टिकल्स का, बहुत ही कम स्पेस इनके बीच में होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर और अपनी अगली स्टेट पे, जो है लिक्विड स्टेट। अब हम क्या पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। द लिक्विड स्टेट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर वेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन द सॉलिड स्टेट बट स्ट्रॉन्गर देन द गैसियस स्टेट। जो लिक्विड स्टेट होती है वो हमारी दो स्टेट्स के बीच में आती है, सॉलिड और गैस। जो इसके बीच में जो स्टेट आती है वो आती है लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट्स होती है मैटर की, किसी भी मैटर की अगर वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, लिक्विड अवस्था के अंदर है, तो वहां पे क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे अट्रैक्शन के, इसके जो एटम के बीच के जो फोर्स लगने वाले होंगे वो सॉलिड से थोड़े कम होंगे बट गैस वाले से ज्यादा होंगे, यानी कि सॉलिड से तो कम होंगे बट गैस से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कहानी होती है लिक्विड स्टेट की। अब हम लिक्विड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड स्टेट्स आर सो क्लोजर टू ईच अदर दैट देयर आर स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। अगर ये मैं यहाँ पे लिक्विड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है, इतने क्लोज होते हैं ईच अदर, इनके बीच में स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। और अभी हमने सॉलिड में क्या पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, एकदम निल अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, मगर यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हमारा रहता है किसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर। More molecules of liquid are held together by attractive forces। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड does have a definite volume. This is because the molecule does not separate from each other unless the energy is applied to it. It takes the shape of the container। देखो जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट जो उसकी शेप है वो फिक्स नहीं होती, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको कैसे मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने 1 लीटर पानी लिया, क्या लिया, 1 लीटर आपने वाटर लिया, ठीक है। अब भाई 1 लीटर वाटर का मतलब वॉल्यूम इज फिक्स, वॉल्यूम इज फिक्स। सर जो हमारा वॉल्यूम है वो फिक्स हो गया, सर 1 लीटर पानी है। अब मेरे को बताओ कि आप कैसे बोल रहे हो कि वॉल्यूम फिक्स रहता है और जो हमारा शेप है वो फिक्स नहीं रहता, इसके बीच में डिफरेंस बताओ। वॉल्यूम फिक्स का मतलब बेटा क्या है, 1 लीटर मैंने पानी ले लिया तो ये इसका वॉल्यूम है और ये फिक्स है, 1 लीटर में नहीं बदलूंगा। बट अगर मैं इस 1 लीटर वाटर को अगर इस बॉटल में भर दूं, फिर उसके बाद एक पतीले में डाल दूं, फिर उसके बाद एक गिलास में डाल दूं, फिर उसके बाद एक बाल्टी में डाल दूं, ठीक है। तो ये हर बार क्या है, हर एक केस में इसमें 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 बाल्टी गिलास है ना, और हर एक केस में क्या हो रहा है, इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। अगर ये 1 लीटर पानी बाल्टी में गया तो बाल्टी की स्पेस ले लेगा, पतीले में गया तो पतीले का ले लेगा, ठीक है, या फिर बॉटल में गया तो बॉटल की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है बट जो वॉल्यूम है वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव, देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है वो फ्लो कर सकते हैं, यानी कि अगर भाई थोड़ी बहुत भी जगह है, अगर मान लो हम एक ऐसी बस में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा वेट नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत वहाँ पे जगह है, पैर रख के हम 1-2 मीटर चल सकते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे रैंडमली मूव करेंगे, यानी कि अगर 1-2 मीटर का भी स्पेस है तो वो क्या होगा, इधर से उधर जा सकते हैं। तो क्या होता है लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टीज होती है कि वो फ्लो कर सकता है, कैन बी पोर्ड, यानी कि उसको हम डाल सकते हैं एक दूसरे से, एक पॉट से दूसरे पॉट में, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, एंड अज्यूम टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर विच इट इज स्टोर्ड, यानी कि जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे उसकी शेप लिक्विड ले लेता है, लिक्विड स्टेट उसकी शेप ले लेती है। व्हेन द सॉलिड इज हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अगर मैम सॉलिड है हमारे पास, मान लो आइस है, तो उसको अगर हम अपने उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर देते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इज वाटर। ऑब्वियस सी बात है वाटर हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड का। जैसे देखिए इनसाइड लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर ये हमारे पास क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। देखो इनके बीच में एक है स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम देख सकते हैं, ठीक है।
इसके पार्टिकल्स के बीच में देखो स्पेस है ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो ये स्पेस हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमारी गैसेस स्टेट है। ठीक है, अब देखिए गैसेस स्टेट, अ गैस स्टेट, gaseous state. A gas state is a states of matter where the intermolecular forces of attraction are even low than liquid. यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड से भी बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं कम? हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत ही कम। लिक्विड से भी हमारे बहुत ज्यादा ही कम हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। द गैस पार्टिकल्स हैव लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लार्जर डिस्टेंस होता है। मान लो ये हमारा गैस का सैंपल लिया मैंने, तो एक अगर मॉलिक्यूल यहाँ तो एक एकदम कोने में, फिर एक एकदम यहाँ है, फिर एक एकदम यहाँ है, एक एकदम यहाँ है। ठीक है, तो इनके बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। द मॉलिक्यूल पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस हैव सम स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए थोड़ी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, यानी कि 10 टू द पावर माइनस में यहाँ पे खेल चलता है। और तो इतना समथिंग अमाउंट न्यूटन में इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, बहुत ही कम, 3 और 4 ले लो। ठीक है, यानी कि 1/1000 समथिंग, इतनी अमाउंट में इनके पास 10,000 समथिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन गैस इज वीकेस्ट। जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस के पास, वो बहुत वीक होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द गैस पार्टिकल आर हाईली कंप्रेसिबल। इतने ज्यादा स्पेस होने के वजह से जो हमारा गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो अच्छा खासा इनके बीच में क्या है, हमारे पास अच्छा खासा एक स्पेस है। कंप्रेसिबल का मतलब, अगर मैं यहाँ से ऊपर से कोई पिस्टन लगा के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, मान लो यहाँ से मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ अच्छी खासी, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे कंप्रेस हो सकते हैं। कंप्रेस का मतलब ऐसे दबाव बनाओ इसमें, तो ये आसानी से दबाव सह लेंगे और अपने आसपास की जगह खाली कर देंगे ऊपर के दबाव को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी का मतलब। अब देखिए अगला पॉइंट, ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द गैस पार्टिकल आर हाईली कंप्रेसिबल। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। जो इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब डेंसिटी क्या होता है सर? देखो बच्चों, डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यानी कि अगर ये कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, तो हर एक पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम हमारे पास कितना यहाँ पर मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब अगर आप सॉलिड में देखोगे तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, एकदम बंद, मतलब एकदम बिल्कुल भी इनके बीच में जो होता है स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर जगह मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हर पर यूनिट वॉल्यूम में, मान लो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो इनकी डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है सॉलिड की। बट लिक्विड में क्या है, थोड़ा बहुत स्पेस आ जाता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर दो पर यूनिट वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल हो सकता है, 3 पर यूनिट वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल हो सकता है, तो इतना यहाँ पे होता है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब जो गैसेस होती है वो तो बहुत दूर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, बहुत एकदम दूर क्या है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कम से कम बहुत ज्यादा एरिया में एक मॉलिक्यूल मिलेगा, कम से कम आप चले जाओगे तो बहुत दूर के एरिया में एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है यानी कि मॉलिक्यूल है वो बहुत कम होते हैं। तो गैसेस क्या होती है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो अगर हम डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉलिड की हमारे पास क्या होती है सबसे ज्यादा, उसके पास क्या होती है हमारी लिक्विड की, और उसके बाद हमारी होती है गैस की। सबसे कम हमारी किसकी होती है, गैस की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। गैसेस हैव वॉल्यूम एंड एक्सपेंड इन द कंटेनर दे आर प्लेस्ड। गैसेस अच्छा खासा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मान लो यहाँ पे कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ से किसी गैस को यहाँ से एंटर करा दिया, तो ये क्या करेगी, पूरा जो है कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। क्या कौन ऑक्यूपाई कर लेगी, गैस ऑक्यूपाई कर लेगी। और ये क्या होगी, एक्सपेंड होने की टेंडेंसी होती है। एक्सपेंड होने का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर देता हूँ तो ये फैलेगी, है ना, क्या होगा, ये फैलेगी और बहुत दूर तक जाएगी। फैलेगी क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गैस के पार्टिकल्स पहले से ही दूर है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो और दूर जाएंगे, यानी कि एक्सपेंड करेंगे, फैलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गैसेस हैव प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसेस होती है उनके पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है बच्चों, डिफ्यूजन एक्चुअली बहुत ही छोटे लिमिटेड एरिया के लिए होता है। जैसे मान लो कोई गैस है, जैसे मान लो CO2 गैस है, ठीक है, CO2 आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे वो भर के एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और ये कंटेनर कनेक्टेड है, किसी और कंटेनर में जो एकदम एम्प्टी, एकदम खाली है, कोई भी गैस नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत एयर है, वैक्यूम कर दिया फिर मैंने, तभी नेग्लिजिबल, बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर है, पूरा कंटेनर हमारा खाली है, और यहाँ पे मैंने कॉर्क लगा रखा है, कॉर्क लगा के मैंने बंद कर रखा है। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो क्या होती है यहाँ पे समझना। डिफ्यूजन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो मूवमेंट होती है गैस की, लिक्विड की, एक हायर कंसंट्रेशन से जहां पे वो बहुत ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन पे जहां पे वो बहुत कम है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे CO2 की गैस है, ठीक है, तो CO2 गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉर्क को हटा दूं, भाई मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इस कॉर्क को हटा दिया, तो मैंने यहाँ पर जो हमारा पाइप था वो दोबारा ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और कॉर्क को मैंने इस बार हटा दिया, तो क्या होगा, जो गैस है वो यहाँ से जाने लगेगी और इस पूरे कंटेनर में भर जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 गैस आ जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस थी वो बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे कम थी, तो क्या हुआ, गैस यहाँ से डिफ्यूज हो गई इस कंटेनर में, कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ जो हमारी गैस है वो डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज का मतलब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे गैसेस के CO2, N2 गैस, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हीलियम गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल सारे होते हैं गैस। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास क्या देखिए, इनसाइड गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट के अंदर आखिर होता क्या, देखो कितनी दूर दूर के मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ है तो दूसरा इतनी दूर है, फिर ये इतनी दूर है इससे, है ना, तो बहुत एक अच्छा खासा कंपेरेबल हमारे पास यहाँ पे स्पेस होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक नोट है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो हमारी जो आपकी जो NCERT है उसके एंड में ये नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा दिस टू मोर नोन स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ये हमारी दो स्टेट और एक्स्ट्रा होती है। प्लाज्मा इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव गैस, प्लाज्मा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव गैस होती है। अगर हम वैसे बात करें तो नाइट्रोजन, है ना, हीलियम और हाइड्रोजन और CO2, ये सब हमारी कंडक्टिंग गैस नहीं होती इलेक्ट्रिकली। कंडक्टिंग का मतलब इनमें से करंट फ्लो हो सके, अगर ऐसा हो रहा होता तो हमको करंट लग जाता भाई, यहाँ पे हमारी CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सारी गैसेस है, अगर ये कंडक्टिंग होती तो मुझे करंट लग जाता। बट जो प्लाज्मा होती है वो अलग ही स्टेट होती है, वो कैसी गैस होती है, वो एक हमारी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव गैस होती है, उसमें से क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिकली फ्लो कर सकता है। इन प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर द पार्टिकली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई स्विम इन अ सी ऑफ नेगेटिवली चार्ज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो हमारी प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर होती है उसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई स्विम करते हैं हमारे नेगेटिव सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए, अब आपको इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बेसिक नोट है जो आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे रहता रहता है, जैसे एक समुद्र की तरह लगता है, कैसे लगता है, समुद्र की तरह हमें लगता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो का जो लेक्चर 1 था पार्ट की यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 2 का लिंक आपको मैं लिंक में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेक्चर पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। जो सेकंड लेक्चर है वो आपका, जो मैं लिंक सेकंड लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें कैसा आपको लेक्चर लगा, ये बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपका बहुत सारा प्यार मुझे दे। थैंक यू वेरी मच।